इस चैप्टर का नया टॉपिक है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट. You know that heat can be transmitted from one place to another by these three methods: conduction, convection and radiation. Now what is conduction? देखो जैसे ये मेटल रोड है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, केवल अपने प्लेस पर रहकर वाइब्रेट करते होंगे. जब आप यहाँ से हीट देते हो तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले उनको एनर्जी मिलती होगी. एनर्जी मिलने से उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता होगा. अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को वो एनर्जी सप्लाई करते होंगे. जब उनको एनर्जी मिलेगी, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, वो अपने से नेबरिंग वालों को, ये प्रोसेस चलेगा और हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होगी. लिखा देखो, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन इन सॉलिड्स जनरली. व्हेन अ मेटल रोड इज हीटेड एट वन एंड, देन मॉलिक्यूल्स एट दैट एंड गेट एनर्जी ड्यू टू विच एम्पलीट्यूड ऑफ देयर वाइब्रेशन इंक्रीजेस, है ना, एंड हेंस दे कोलाइड विद नेबरिंग मॉलिक्यूल्स and transfer a part of their energy to them. Now neighboring molecules vibrate with larger amplitude and transfer their energy to the next one. This process is going on and the heat is transferred from one end to another. Now you know that solid जो होते हैं वो दो तरह के हैं, मेटालिक नॉन मेटालिक. अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन मेटल कंडक्शन इज मोर रैपिड देन इन नॉन मेटल्स. कि जब दोनों सॉलिड तो उनमें कंडक्शन एक जैसा क्यों नहीं है? इसका जवाब आता है कि मेटल्स में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये कहाँ से आए फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ये जो एटम दिखा रहा हूँ ना मैं, इसमें न्यूक्लियस ही ऑर्बिट है. तो मेटल में खासतौर से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है ना. सारे मेटल में नहीं होता, जिनमें है उनकी बात कर रहा हूँ मैं. सारे मेटल उतने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते फिर. तो ये न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ और इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी मिली किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, कहीं से भी, तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ गया. और जब बाहर आ गया तो पूरी मेटल में मूव करने के लिए फ्री है. जब तक ये ऑर्बिट में तब तो ऐसे ही घूमेगा, बट अभी बाहर आ गया तो फ्री हो गया. इसको नाम दिया फ्री इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल में ऐसा नहीं. अब आप नोटिस करो, जब नॉन मेटल को हीट दोगे तो इस मॉलिक्यूल को मिलेगी, इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, ये इनको ट्रांसफ़र करेंगे, ये इनको, ये इनको, ये इनको. ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा. और इसमें मेटल में क्या होगा, जैसे इसे हीट मिली इलेक्ट्रॉन को, वो लेके तुरंत भागा और यहाँ चलाया, सबको सप्लाई कर दी उसने. और एक इलेक्ट्रॉन को ही होगा तो बहुत सारे होंगे, जिनको मिलेगी सब लेके आगे भागेंगे. तो इसलिए यहाँ पर जो है मैं लिख रहा हूँ, देखो कि इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन, बट इन मेटल्स देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव फ्रीली इन साइड द मेटल. हैंस व्हेन अ मेटल रोड इज हीटेड एट वन एंड, then heat is transferred by these electrons much rapidly. While in non-metals there are no free electrons and heat is transferred through the molecules, which is a slow process. क्योंकि molecule अपनी जगह छोड़ नहीं पा रहे, so metal conduction of heat is much rapid than non-metals. Now the second method is convection. ये generally liquid में होता है, gases में भी है. By this method heat transfer of heat takes place in liquid and gases. अब देखो ना, जैसे liquid को आपने heat किया, एक molecule को energy मिली, ऊपर भागेंगे, ऊपर से दूसरे मॉलिक्यूल उनकी जगह आएंगे, उनको मिलेगी, वो ऊपर भागेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे. प्रोसेस चलता रहेगा. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, देन मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब एनर्जी दे लेफ्ट देयर प्लेस एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई दैट प्लेस. द प्रोसेस गोइंग ऑन एंड लिक्विड इज हीटेड. ये कन्वेक्शन हो गया. और रेडिएशन में क्या होगा, आप देखो, इसमें भी मॉलिक्यूल की ज़रूरत थी, उसमें भी ज़रूरत थी. इसमें क्या कि बाय दिस मेथड ट्रांसफर इट टेक्स प्लेस इन गैसेज ओनली एंड दिस मेथड इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देर इज़ नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट. मीडियम का मतलब मॉलिक्यूल बीच में है तो ठीक, नहीं है तो ठीक. जैसे हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ. सन से जब हीट आती है तो बीच में बहुत जगह फ्री स्पेस यानी वैक्यूम है, उसके बावजूद वो हीट आ रही है. ठीक है ना. उसके बाद देखिए आप लोग समझिएगा, ये है वेरिएबल एंड स्टेडी स्टेट ऑफ अ मेटल रोड. ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक मेटल रोड को हीट कर रहे हैं, समझ रहे हो. ये यहाँ से हीट कर रहे हैं. ये मैंने दिखाया मेटल रोड के डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. ये क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्व करेगा, है ना. कुछ पार्ट एब्जॉर्व करके रिमेनिंग आगे ट्रांसफ़र करेगा. जितना इससे एब्जॉर्व किया उससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, आगे चलता जाएगा. और जैसे जैसे ये एब्जॉर्व करते जाएंगे वैसे वैसे इनके टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे. और इसी को नाम दिया आपने वेरिएबल स्टेट. क्या, व्हेन अ मेटल रोड इज हीटेड फ्रॉम वन एंड, देन ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड एब्जॉर्व सम अमाउंट ऑफ हीट and transfers the remaining amount of to the next cross section. In this way temperature of each cross section increases gradually.
दिस स्टेट इज नेम्ड एज वेरिएबल स्टेट. अब यही प्रोसेस जब चलता रहेगा तो व्हेन द हीट इज गिवन टू द रोड एट द सेम रेट, देन इन अ कंडीशन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय एनी क्रॉस सेक्शन इज स्टॉप्ड. कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता एंड टोटल इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन. दिस स्टेट इज नेम्ड एज स्टेडी स्टेट. और इस स्टेडी स्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन बिकम्स कांस्टेंट, नॉट इक्वल. ध्यान रहे, देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ 3 एरो मैंने दिखाए, वही 3 आगे, वही 3 आगे, वही 3 आगे, वही 3 आगे. पता क्या मतलब है कि जितनी हीट आपने दी वही सारी की सारी ट्रांसफ़र होती चली गई. किसी भी सरफेस ने हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया. इसका टेम्परेचर T1 हो गया, इसका T2, इसका T3, इसका T4. इक्वल नहीं है बट अपनी अपनी वैल्यू पर कांस्टेंट हो गए. और एक बात, ये T1 ज़्यादा है T2 से, ये ज़्यादा है T3 से, ज़्यादा है T4 से. क्योंकि जो हॉट एंड होगा जहाँ से आप हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा, कोल्ड एंड का कम होगा. तो इसलिए यू कांट से दैट टेम्परेचर्स आर इक्वल. हाँ, बिकम्स कांस्टेंट, अपनी अपनी वैल्यू पर कांस्टेंट हो गए. और ये लिख रहे हैं टेम्परेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूसेस फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड. नाउ व्हाट इज आइसोथर्मल सरफेस? द सरफेस सच दैट टेम्परेचर एट ईच पॉइंट द सरफेस इक्वल. जैसे ये सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर अगर इक्वल है, सेम है, तो उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल सरफेस. अगर यहाँ अलग है, यहाँ अलग है तो नहीं. व्हाट इज नाउ टेम्परेचर ग्रेडियंट? कि द चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सरफेसेस. समझे ना, दो आइसोथर्मल सरफेसेस के बीच में टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको नाम करेंगे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट. अब जैसे आपने दो सरफेस ली, टेम्परेचर T1 T2 ले लिया, डिस्टेंस बीच का D ले लो, X ले लो, जो तुम्हारा मन हो, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट T2 माइनस T1 अपॉन D. ये T1 है, ये T2 है, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा. अब T1 को मैं T एज्यूम कर लूँ तो T2 को T माइनस डेल्टा T लूँगा, थोड़ा कम लेंगे. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में दोनों की वैल्यू प्लेस करेंगे तो माइनस डेल्टा T अपॉन D आएगा. यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है कि इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द सर्फेसिस रिड्यूसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हीट. है ना, हीट जैसे जैसे फ्लो करेगी ना आगे, तो उसी डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होते जाएंगे. यूनिट हो गई डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर CGS यूनिट, और केल्विन पर मीटर MKS या SI यूनिट.